Hello students, in this lecture we will study about system of linear equation, how to solve a system of linear equation with the help of Cramer rule. तो अब देखो ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मतलब जब भी हम लोग लीनियर इक्वेशंस को अगर कोई के कलेक्शन को लिखते हैं, जैसे 2 या 3 लीनियर इक्वेशंस होता है, इसके कलेक्शंस को लिखते हैं तो वो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन है और हमें ऐसा एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है जो ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे भी हमारे पास 3 इक्वेशन है। तो अगर हम x की जगह पे 3, y की जगह पे 4 और z की जगह पे 6 रखेंगे तो हमारा ये तीनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स वाई जेड जो है वो क्या कहलाएगा, x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 6 हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मे हैव यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, इफ़ इट हैज़ अ सॉल्यूशन वेदर इट इज़ यूनिक और मैनी सॉल्यूशन तो हम लोग इसको कहते हैं कंसिस्टेंट, और अगर उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम लोग उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जैसे कि देखो इफ़ D1 D2 D3 जो है वो हमारा क्या आ गया, 0 आया। हाँ, और तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, D1 D2 D3 अगर आपका क्या आ जाए, अगर हमारा D1 D2 D3 आपका अगर 0 आ जाए तो हम लोग कहते हैं इन इक्वेशन 1 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम, और अगर नहीं हो तो हमें उसे हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम। क्योंकि देखो आप लोग कहोगे कि मैम हम एक्स वाई जेड के जगह पे ऐसा क्या रख दें कि मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे D1 D2 D3 का वैल्यू 0 आ जाता है तब हम लोग उसको कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम, और अगर नहीं आता है तब उसे हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। तो D1 D2 D3 मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला अगर D1 और D2 और D3 अगर आपका कुछ क्या लिखा हुआ है 0 आया तो वो आपका हो गया नॉन होमोजीनियस, और नहीं सॉरी होमोजीनियस, और अगर वो 15 19 46 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम लोग उसको कहेंगे नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो अगर 0 रहे तो होमोजीनियस और अगर नॉन 0 रहे तो हम उसे नॉन होमोजीनियस कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्रेमर रूल, यहाँ से हमारा क्रेमर रूल आता है कि सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्रेमर रूल से, ये जो क्रेमर नाम है वो एक स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रेमर से पढ़ा है हमें। ठीक है, तो हमारा क्रेमर रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, A1 A2 A1x प्लस B1y C1 A2x प्लस B2y C2। तो यहाँ पे इज गिवन बाय x इक्वल टू D1D और y इक्वल टू D2D। तो क्रेमर रूल से ना आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो x इक्वल टू D1D ये फार्मूला होता है और y इक्वल टू फार्मूला होता है D2D। तो आप लोग पूछोगे कि मैम ये D1 D2 D क्या है, तो देखो D क्या है, एक A1 A2, जैसे कि देखो आपका इक्वेशन क्या है, A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2, यही इक्वेशन है ना। तो देखो D का मतलब होता है ये आपको लिखना है और ये आपको लिखना है, मतलब D का मतलब A1 A2 B1 B2। ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए। चलो अब उसके बाद हमको D1 में देखो क्या लिखना है, C1 C2 B1 B2, मतलब A1 A2 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे C1 C2 और B1 B2। D2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 A1 A1 A2 C1 C2, मतलब कि आपको एक बार A1 A2 को छोड़ना और दूसरे में B1 B2 को छोड़ना है, C तो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, और पोजीशन नहीं बदलेगा, B का यहाँ रहता है तो वो यहीं रहेगा और A का जहाँ रहता है वहीं रहेगा। जो नहीं है, जैसे A1 A2 नहीं है तो A1 A2 वाले प्लेस में C1 C2 चला जाएगा, यहाँ पे B1 B2 नहीं है तो B1 वो वाले प्लेस में C1 C2 चला जाएगा। ये उसका प्रूफ है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ये फार्मूला को ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन है तो आप लोग है ना x और y का वैल्यू बहुत सिंपली कैसे निकाल सकते हो, D1 बाई D D2 बाई D ये फार्मूला यूज़ करके आप लोग सिंपली निकाल सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं,
कि क्रेमर रूल जो है वो 3 इक्वेशन के लिए क्या होता है। अभी तो 2 इक्वेशन के लिए हम लोग देखें, 3 अगर हमारे पास इक्वेशन है, जैसे कि a1x प्लस b1y c1z प्लस इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ऐसा हमारे पास 3 इक्वेशन है। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, d1 बाई d, y निकालने का फॉर्मूला d2 बाई d, और z निकालने का फॉर्मूला d3 बाई d। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज है। अब उसके बाद एक और चीज़ देखो कि d के लिए हमारा क्या होगा, देखो d के लिए जब d निकालना है, ये आपके पास इक्वेशन है, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 ये तीनों को लिख दिए, तो मेरा क्या निकल गया, d। ठीक है, और d1 जब निकालना है तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले a1 a2 a3 को छोड़ो, हटाओ, और जो b1 b2 है वो c1 c2 है वो सब हम लोग लिख दिए, और ये वाला को हम लोग यहाँ पे पहले लिखे। d2 के लिए क्या किया हम लोग, a1 शुरू में तो a1 वाला पूरा जो कॉलम है वो हट गया, d2 लिखते वक्त b1 वाला कॉलम हट गया, a1 a2 a3 है, d1 d2 d3 है और c1 c2 c3 है, और d लिखते वक्त a1 b1 वाला कॉलम है, c1 वाला कॉलम हट गया। मतलब फॉर्मूला ये है। उसके बाद आप लोग डिटर्मिनांट से कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आप लोग क्लास 12 में पढ़े हो कि हम लोग अगर मान लो कुछ भी डिटर्मिनांट में 1 2 3 6 3 2 1 4 3 1 ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, तो हम लोग कोई भी एक रो पकड़ेंगे और उसके बाद काम अपना शुरू करेंगे। जैसे हम ये वाला रो पकड़े तो 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 1 1 3 2 3 1 1 ऐसा, फिर बीच में माइनस, फिर ये 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर है ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को काट देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 3 4 1 1, फिर प्लस, फिर देखो ये वाला 6 है, 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग में रो कॉलम ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 4 2 3। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग काम करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के लिए कंडीशन क्या होता है, ध्यान से देखना कि x का ये फार्मूला होता था, y के लिए ये फार्मूला होता था। चलो फॉर्मूला तो पता है, लेकिन अगर d 0 है एंड d1 d2 d2 वो भी 0 है, तो हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है और उसका बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। ये है पहला। दूसरा, अगर d 0 है, ठीक है, जब d 0 है उसके लिए बता रहे हैं, और d1 d2 मेरा नॉन ज़ीरो है, तो मेरा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। और अगर मेरा d ही 0 नहीं है, ठीक है, d 0 नहीं है, तब मेरा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। और वो हम लोग कैसे निकालेंगे, x और y का ये फार्मूला लगा के। मतलब 3 केस बनता है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए d 0 नहीं होना चाहिए, तो x और y का ये फार्मूला लगा के आंसर निकाल लो। और अगर d 0 है और d1 d2 भी आपका 0 आ गया, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन आने वाला है। और अगर d 0 है और d1 d2 नॉन ज़ीरो आ गया, तो इनकंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन नहीं आएगा। 3 अगर है तो उसके लिए भी वही चीज़ है। अगर 3 इक्वेशंस है, तो अगर आपका d 0 है नहीं है और ये इसके अलावा बाकी सब तो है ना, d नहीं है अगर 0, तो x y z का वैल्यू इस फार्मूला से आएगा। अगर आपका d 0 है और d1 d2 d3 भी आपका 0 है, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन आने वाला है। और अगर आपका d 0 है लेकिन d1 d2 d3 आपका 0 नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट है, उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। यही हमारा क्रेमर्स रूल होता है। अब हम आपको देखो एक इक्वेशन से, एक क्वेश्चन से इसको बता रहे हैं, ध्यान से समझना। 5x माइनस 7y प्लस जेड, 6x माइनस 8y माइनस जेड इक्वल टू 15, 3x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग, ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। d कैसे लिखेंगे, देखो 5 6 3, हाँ, -7 -8 और 2, -7 -8 और 2, 1 -1 और -6, 1 -1 -6। इसको फिर आप लोग डिटर्मिनांट वाला रूल से, हम देखो यहाँ पे कौन सा पकड़ा है, 5 7 और 1, मतलब कि ये वाला रो को वो लेकर चल रहा है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे 5 लिखे, तो 5 लिखे तो ये और ये आपका कैंसिल होगा, -8 इंटू -6 48 और प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 7, तो यहाँ पे +7 लिख दिए। तो ये देखो क्या होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 6 -36 और 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो, अगर 1 है आपका, अगर आपका 1 है तो क्या करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कैंसिल कर देंगे, तो 6 इंटू 12 हो जाएगा 2,
और 3 इंटू 8 -24 होगा, और माइनस प्लस हो जाता है, सबको पता है ना, बीच में माइनस का सिंबल होता है, तो 24 हो जाएगा। 250 - 231 + 36, आंसर आ गया 55। सिमिलरली आप D1 निकालो, D1 के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, D2 के लिए फॉर्मूला जानते हो। D1 के लिए क्या फॉर्मूला था? D1 के लिए फॉर्मूला था, A1 वाला हटाना था हमें यहाँ पे क्या लिखना था? D1 D2 D3, फिर हमें यहाँ लिखना था B1 B2 B3, फिर हमें लिखना था C1 C2 C3। और ये D1 D2 D3 में क्या आता है? ये, ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर ये वाला पार्ट आपका यहाँ, और ये वाला पार्ट यहाँ पे। फिर इसको आप लोग वही डिटर्मिनेंट वाले रूल से सॉल्व करो, तो आंसर आपका फिर से 55 आ गया, ठीक है। फिर हम लोग D2 भी निकाले, D2 को भी उसी तरह से फर्स्ट रो को लेकर चले, और D2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? D2 के लिए फॉर्मूला यहाँ पे आपकी बार A1 A2 A3, यहाँ पे हो जाएगा D1 D2 D3, B1 नहीं हट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा C1 C2 C3। वही काम किया गया है। यहाँ पे देखो D1 वाला पार्ट, यहाँ पे आपका A1 वाला पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका D1 वाला पार्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका C1 C2 C3 वाला पार्ट लिखा हुआ है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट -55। अब उसके बाद देखो, अगर हम लोग D3 निकालते हैं, तो ये आपका A1 वाला पार्ट है, ये वाला आपका पार्ट है B1 वाला, और यहाँ पे C1 C2 C3 की जगह पे क्या लिखा हुआ है? D1 D2 D3। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू आ गया, फिर से -55। तो चूँकि D जो हमारा वैल्यू आया था, देखो यहाँ पे D जो आया था, D क्या आया था? D हमारा आया था 55। D हमारा कैसा आया था? 55 आया था। तो D इज़ नॉट इक्वल टू 0, और अगर D मेरा 0 नहीं है, इसका मतलब मेरा कैसा सॉल्यूशन आने वाला है? यूनिक। हमारा सॉल्यूशन यूनिक आने वाला है। तो हम लोग को तो पहले ही पता चल गया कि हमारा D चूँकि 55 था, तो हमारा x y और z का वैल्यू क्या आएगा? 1 -1 -1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ पे लेकिन आपके पास 2 इक्वेशन है, तो D हम लोग निकालेंगे, D1 निकालेंगे और D2 निकालेंगे। हमारा अगर तुम यहाँ पे सॉल्व करो, देखो इक्वेशन क्या है, अच्छे से देखिए तो हमारा x + 2y = 3, और फिर 4x + 8y = 12, ठीक। तो ये आपका A1 A2 का काम कौन कर रहा है? A1 का काम 1 कर रहा है, A2 का काम आपका 4 कर रहा है, फिर A2 का काम आपका 2 कर रहा है, और नहीं सॉरी B2 का, और B1 का B1 का काम आपका 2 कर रहा है, और B2 का काम कौन कर रहा है? 8, और C1 का काम आपका कर रहा है 3, और C2 का काम कर रहा है 12, ठीक है। तो फॉर्मूला D के लिए क्या होता है? A1 A2 B1 B2, मतलब 1 4 और आपका 2 8, तो ये हो गया। और D1 के लिए क्या होता है? C1 C2 B1 B2, तो C1 C2 3 12 और 2 8। उसके बाद D2 के लिए ये फार्मूला। जब हम लोग इसको कैलकुलेट किए तो हमें D1 देखो क्या मिला? D मिला 0। D 0 हो गया तो चौकन्ने हो जाओ। अगर D1 D2 भी तुम्हारा 0 आ गया तो इसका मतलब यू आर गेटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एंड इफ़ D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इट मीन्स देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे D1 भी मेरा 0 आ गया, D2 भी मेरा 0 आ गया, सारा कुछ 0 आ गया। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हमारा आंसर क्या होगा? सो द गिवन सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि हम लोग y को एक कोई भी x y z है ना, उसमें से किसी को भी तुम लोग एक k मान लो। तो ठीक है, हम y को k मान लिए, तो x + 2y = 3। तो यहाँ पे x बराबर 3 - 2k हो गया, क्योंकि x + 2y = तो y को k मान लिया। अब जितना आप k का वैल्यू लिखोगे उतना आपको डिफरेंट x मिलते चला जाएगा। k की जगह पे 1 रखेंगे तो x 1 हो जाएगा, k की जगह पे 2 रखेंगे x -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो दिस इज़ अब एक और आपका क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है आपका कि ये आपका एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन है
और है ना, हम लोग इक्वेशन के हिसाब से सबसे पहले डी, तो हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे A1 A2 A3 क्या है, B1 B2 B3 क्या है, C1 C2 C3 क्या है, और D1 D2 D3 क्या है, सारा हमको वैल्यूज़ पता है। उस हिसाब से हम लोग पहले D निकाले, D1 निकाले। देखो D हमारा 0 आ गया, ठीक है, डी हमारा 0 आ गया। तो अब हम आपको पहले ही बताए थे कि डी 0 होने के बाद दो कंडीशन बनता है, एक तो इनकंसिस्टेंट की तरफ जाता है और एक कंसिस्टेंट की तरफ जाता है। इनकंसिस्टेंट इफ़ अगर D1 D2 मेरा नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गया, और कंसिस्टेंट मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन से आएगा इफ़ D1 D2 आपका क्या हो, 0 के बराबर हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर देखो D1 मेरा माइनस, पहले ही हमें पता चल गया कि मेरा नहीं आने वाला आंसर, क्योंकि D1 का जो वैल्यू है, अच्छा D1 तो 0 ही आया, ठीक, D2 भी आपका 0 आया, D3 भी आपका 0 आया, मतलब कि D इक्वल टू D1 D2 D3 आपका 0 आ गया। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो मेरा इक्वेशन है वो मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, हाँ ठीक है, इज़ कंसिस्टेंट इज़ इनकंसिस्टेंट हमको शो करना है। तो यहाँ पर देखो, अभी भी देखो कि है ना, हम लोग यहाँ पे अगर z पुट कर देते हैं, इफ़ वी नो डैट पुट z इक्वल टू k इन एनी ऑफ द थ्री इक्वेशन, वी फाइंड दैट टू इक्वेशंस ऑब्टेन्ड आर इनकंसिस्टेंट एंड दे रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पर देखो अभी भी मेरा ये जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट बता रहा है। क्यों इनकंसिस्टेंट हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे x, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 4 है, और यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को देखो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड है, इसी इक्वेशन में अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3x हो जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है, 9y हो जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है, 15z होगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है, 12 हो जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब इस तरह का जब इक्वेशन हो जाता है, पैरेलल वाला कंडीशन आ जाता है, तब अगर आपका ये 0 आ रहा है तो भी आपका कंसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए ये वाला एग्जांपल हम लोग एक लिए थे, ताकि आप लोग ये चीज़ को समझ सको कि ये सब भी देखना होता है। सिर्फ एकदम मतलब फटाक से अगर d इक्वल टू 0 आ गया, D1 D2 D3 अगर 0 आ गया तो एकदम तुरंत से मतलब है ना, ये कंक्लूजन में मत पहुंच जाना कि हाँ मेरा वो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा और एक कंसिस्टेंट होगा, ऐसा मतलब तुरंत से वो वाले कंक्लूजन में नहीं पहुंचना है। पहले आपको देखना है कि इक्वेशन को भी देखो कि कहीं कोई इक्वेशन पैरेलल तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट लिखा। इफ़ वी पुट z इक्वल टू की इन एनी ऑफ द इक्वेशन, तो हमें पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो यही है पूरा ओवरऑल। एक हम लोग एक्सेप्शन वाला भी क्वेश्चन कर लिए हैं ये, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानने को मिला कि अगर पैरेलल का कंडीशन आया तो हमें ध्यान से देख के आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कोई भी इक्वेशन को लिखना है, उसका रिजल्ट कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लिखना है। अगर आप बिना पैरेललिटी वाला कंडीशन को देखे अगर आप उस कंक्लूजन में पहुंचते हो कि हाँ कंसिस्टेंट है, तो फिर आपका गलत हो सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्मूला याद रखना। और ये वाला, ये जो कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी वाला पेज है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। फॉर 2 इक्वेशंस ऑल्सो एंड फॉर 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड फॉर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन, दोनों के लिए ये चीज़ ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आप जो भी क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में बनाया गया है उसी को एक बार सॉल्व कर लोगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रैंक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, रैंक पढ़ने के लिए डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट अच्छा से होना चाहिए। डिटर्मिनेंट में कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए रैंक में, क्योंकि रैंक में हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग ये भी पढ़ लो, ये भी देख लेना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ये भी देख लेना, क्योंकि रैंक निकालने के लिए हम 2 मेथड्स बताएंगे। एक तो सिंपल मेथड है डिटर्मिनेंट वाला, और एक रो इक्विलियन मेथड है। तो रो इक्विलियन मेथड बताने के लिए आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। तो ये जो आप लोगों ने पहले ही क्लास 12th में पढ़ा है उसको एक बार ज़रा सा रिवाइज कर लोगे, सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड द वॉट एवर द थिंग्स टॉट इन नेक्स्ट क्लास मोर प्रॉपरली। थैंक यू।